Assalamu alaikum, ninth class P1 and N1. I'm your mathematics lecturer Iro Mushtaq from the platform of Punjab Group High School Jadawala. Students, hope you are fine and well. Today 23rd April 2020 we are going to discuss theorem number 4 and 5 of chapter 12. Students, theorem number 5 is a converse theorem of theorem 4 and both these theorems are related to angle bisector. Students, let's discuss what is angle. एन एंगल इज़ फॉर्म्ड, एक एंगल बनता है बाय टू रेज, दो रेज से हैविंग कॉमन एंड पॉइंट कॉल्ड वर्टेक्स. अच्छा, रेज को पहले डिस्कस कर लेते हैं. रे जो है वो आपके पास लाइन का एक ऐसा हिस्सा होता है जिसका एक एंड पॉइंट आपको पता होता है और दूसरी तरफ वो फॉरएवर डायरेक्शन में मूव करती है. अब दो रेज आपने ड्रॉ करनी है. एक रे यहाँ पे ड्रॉ हुई है ओ बी और दूसरी रे ड्रॉ हुई है ओ ए. इनका जो एंड पॉइंट है वो सेम है, ओ है. जहाँ पे एक कॉर्नर बन रहा है, इनका एंड पॉइंट सेम है, वहाँ पे बेटे एक एंगल बन जाता है. अब एंगल को जब आपने शो करवाना है तो उसके ये जो दोनों आर्म्स के नेम हैं वो भी साथ में मेंशन करने हैं. एक्चुअल बात तो इस एंगल ओ की हो रही है, लेकिन साथ में आपने ए और बी को मेंशन करना है. तो उसको आप लिखते कैसे हैं? एंगल ए ओ बी, और इसको पढ़ा भी ऐसे ही जाता है, एंगल ए ओ बी. नेक्स्ट हम देखते हैं कि एंगल की बाइसेक्शनिंग आप कैसे करते हो. जब बेटे एक जो आपके पास एंगल बना हुआ है, फॉर एग्जांपल 60 डिग्री का है, जब एक और रे आप उसके अंदर से ड्रॉ करते हो और वो उस दिए गए एंगल को दो एक जैसे हिस्सों में डिवाइड कर देती है, तो उसको आप लोग जो है वो फिर उस रे को बाइसेक्टर ऑफ एंगल का नेम देते हो. डेफिनेशन इसकी पढ़ लेते हैं. बेटे ये डेफिनेशन आपको चैप्टर 12 की समरी का लास्ट पॉइंट है, वहाँ से मिल जाएगी. इस डेफिनेशन को आपने शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे याद करना है. इफ़ अ रे, अगर एक रे डिवाइड कर देती है द गिवन एंगल, दिए हुए एंगल को इनटू टू इक्वल पार्ट्स, दो एक जैसे हिस्सों में, इट इज़ कॉल्ड बाइसेक्टर ऑफ एंगल. तो फिर उस रे को उस एंगल का बाइसेक्टर कहा जाता है. अच्छा बेटे, आप देख रहे होंगे यहाँ पे राइट का वर्ड यूज़ नहीं किया मैंने. राइट का वर्ड आप लाइन सेगमेंट के साथ यूज़ करते हो. जब लाइन सेगमेंट के दो एक जैसे हिस्से करती है एक लाइन, और वो हमें हर दफ़ा उसके साथ 90 का एंगल बनाती है. लेकिन यहाँ एंगल की सिचुएशन में हमारे पास क्या है? अगर एंगल हमारे पास है जी 90 का, तो जब हम उसके दो पार्ट्स करेंगे वो तो 45 का बन जाएगा. अगर 80 का है तो वो 40 के दो एंगल्स हो जाएंगे. तो एंगल की बाइसेक्शनिंग पे राइट का वर्ड यूज़ नहीं करना, क्योंकि यहाँ ज़रूरी नहीं है कि हर दफ़ा जो है 90 का एंगल बनाएं. सिर्फ अगर 180 का एंगल होता है तो उसकी जब आप बाइसेक्शनिंग करते हो तो सिर्फ तब वो 90 का एंगल बन सकता है. अदरवाइज़ जो है वो एंगल के साथ आपने राइट का वर्ड यूज़ नहीं करना. राइट का वर्ड जो है वो आप लाइन सेगमेंट के लिए यूज़ करते हो जब आप उसकी बाइसेक्शनिंग करते हो. अब बेटे हम थ्योरम को डिस्कस कर लेते हैं. थ्योरम नंबर 4 है हमारे पास. सबसे पहले बेटे हम इसका क्लेम डिस्कस करते हैं. ये वो पार्ट होता है थ्योरम का जो आपको गिवन होता है, बाकी डायग्राम्स में सारा आपने खुद लिखना होता है. एनी पॉइंट, कोई एक नुक्ता, ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल, जो एंगल के बाइसेक्टर पे है. ये इज़ है, इज़ से पीछे वाली स्टेटमेंट आपके पास गिवन होती है. इसको ही मदद से हम डायग्राम को स्टार्ट करते हैं ड्रॉ करना. सबसे पहले है जी एंगल. एंगल कैसे ड्रॉ करते हैं? आप एक रे ड्रॉ करोगे ओ ए और फिर दूसरी रे ड्रॉ करोगे ओ बी, जिनका एंड पॉइंट एक होगा, तो ये एंगल बन जाएगा. ये हमारे पास एंगल बन गया. अब हमने क्या करना है? उस एंगल का बाइसेक्टर ड्रॉ करना है. एंगल का बाइसेक्टर ड्रॉ करना है तो बेटे उसके दरमियान से एक रे ड्रॉ करेंगे जो उसके दो एक जैसे हिस्से कर देगी. यानी यहाँ पे ये जो एंगल ओ था, इसके दो जो है वो एक जैसे हिस्से बन चुके हैं. वो दो हिस्सों में इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया. उस बाइसेक्टर के ऊपर आपने लेना है एक पॉइंट. उस बाइसेक्टर के ऊपर यहाँ पे पॉइंट सेलेक्ट किया गया है बेटे पी. इसको देख लेते हैं कि गिवन में कैसे लिखना है, जितनी हमने डायग्राम ड्रॉ की है. अब पॉइंट पी के एक पॉइंट पी है इज़ ऑन ओ एम, वो ओ एम के ऊपर है. ओ एम बेटे एक रे है. ओ एम है क्या? द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए ओ बी. ये वो रे है जिसने इस एंगल के, ये जो हमारे पास एंगल ए ओ बी था, उसके दो हिस्से कर दिए हैं. ये उसका बाइसेक्टर है. नेक्स्ट हमारे पास बेटे टू प्रूव आ जाता है. टू प्रूव आपको पता है इज़ से अगले वाला हिस्सा होता है इज़ इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम इट्स आर्म्स. यानी कि ये जिस पॉइंट की बात कर रहे थे वो कहते हैं कि वो जो पॉइंट है उस बाइसेक्टर के ऊपर, उसका जितना फासला जो है रे ओ ए से है, उतना ही उसका डिस्टेंस रे ओ बी से होगा. अब इसके डिस्टेंस को यहाँ पे शो करने के लिए हमें जो है वो कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगी. तो कंस्ट्रक्शन को पहले डिस्कस कर लेते हैं बेटे.
पी क्यू यानी पी पॉइंट से आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। परपेंडिकुलर का मतलब होता है 90 डिग्री, यानी अगर ये लाइन हॉरिजॉन्टल है तो इसके साथ बिल्कुल वर्टिकल एक लाइन ड्रॉ करनी है जो एक तरफ से पॉइंट पी से मिल रही है और दूसरी तरफ रे ओ बी के साथ 90 का एंगल बना रही है। अच्छा, ये जो जब आप रे ओ बी पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो चूंकि ये रे आपके सामने है, आप स्केल रखोगे, एक तरफ से इसको पी के से ज्वाइन करोगे, दूसरी तरफ 90 का एंगल बना दोगे, ये बहुत इजी है। लेकिन जब बेटे आपने रे ओ ए का पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है तो आप अपनी कॉपी का पेज टर्न करोगे। जैसे यहाँ पे रे ओ बी जो है वो आपके सामने है, फिर रे ओ ए को आप अपने सामने ले ला के अपने स्केल को इस तरह रखोगे कि एक तरफ वो पॉइंट पी से मिल रहा हो और दूसरी तरफ यहाँ पे 90 का एंगल बना रहा हो। बेटे एक लाइन के टोटल एंगल्स 180 होते हैं। अगर आपने अपना स्केल इस तरह से रखा होगा कि जितना जो है वो इस तरफ एंगल बन रहा है उतना ही इस तरफ बन रहा है, तो इसका मतलब है कि आप बिल्कुल ठीक काम कर रहे हैं। फिर दोनों तरफ 90 90 180 दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होने के बाद 90 रह जाता है। अच्छा, आपने दोनों पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिए, तो अब ये जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं, चूँकि ये कंस्ट्रक्शन है इसलिए डॉटेड लाइन से इसको शो किया हुआ है। अब ये डिस्टेंस आ गया हमारे पास, तो बात हो रही थी कि पॉइंट पी का जितना डिस्टेंस रे ओ ए से है तो उसको नाम दे दिया जी पी आर का, और जितना डिस्टेंस रो ओ बी से है उसको नाम दे दिया पी क्यू का। तो पी क्यू कॉन्ग्रेंट है पी आर के। अगर आप इतना टू प्रूफ लिखना चाहें वो भी ठीक है, और अगर आप इसको एक्सप्लेन करना चाहें कि पॉइंट पी जो है वो एक जितने फासले पर है रे ओ ए से एंड रे ओ बी से, तो भी ठीक है। नेक्स्ट कंस्ट्रक्शन में हमने वही लिखना है जो हमने ये डॉटेड लाइंस का काम किया है अपनी डायग्राम में। हमने ड्रॉ किया है पी आर जो लाइन सेगमेंट थी उसको परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है किस रे पे, रे ओ ए पे। एंड पी क्यू जो हमारे पास पी क्यू लाइन सेगमेंट है ये वाला, उसको हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है रे ओ बी पे। तो यहाँ पे बेटे ये रे का साइन लगेगा, ये रे के एक तरफ आपको पता है एरो साइन होता है। तो ये आपकी कंस्ट्रक्शन यहाँ तक कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ तक आपके थ्योरम के 4 मार्क्स हैं, एक गिवन का, एक टू प्रूफ का, एक कंस्ट्रक्शन का और एक डायग्राम का। डायग्राम आपने ये जो थ्योरम का क्लेम है इसके फ़ौरन बाद बनानी है और फिर बेटे नीचे से गिवन और टू प्रूफ और कंस्ट्रक्शन लिखना शुरू करनी है। अब आप देख रहे होंगे कि ये नेक्स्ट स्लाइड पे मैंने दोबारा से डायग्राम ड्रॉ की है। उसकी रीज़न आपको पता है कि यहाँ जो कुछ मैंने स्टेटमेंट वगैरह में मेंशन करना है वो इस डायग्राम को देख के करना है। आपने बेटे डायग्राम जहाँ मैंने आपको बताया कि गिवन से पहले एक दफ़ा ही ड्रॉ करनी है। जब हम कंस्ट्रक्शन कर रहे थे और डायग्राम हम ड्रॉ कर रहे थे तो देखें अब डायग्राम में 2 ट्राइंगल्स बन चुकी हैं। एक ट्राइंगल है बेटे पी ओ क्यू और दूसरी ट्राइंगल है पी ओ आर। अच्छा, अब 2 ट्राइंगल्स बन चुकी हैं, इनके दरमियान कॉरस्पॉन्डेंस का साइन है। क्यों इनके दरमियान कॉरस्पॉन्डेंस का साइन है बेटे? जब आपने ये साबित करना है कि जितना डिस्टेंस पी का क्यू से है उतना ही पी का आर से है, तो चूंकि पी क्यू पहली ट्राइंगल का हिस्सा है और पी आर दूसरी ट्राइंगल का, तो पहले आप ये करोगे कि आप दोनों ट्राइंगल्स के दरमियान कॉरस्पॉन्डेंस चेक करोगे। उनमें कोई सी 3 चीज़ों से मुराद एक साइड या 2 एंगल्स या 2 साइड और एक एंगल, यानी 3 चीज़ें पहली ट्राइंगल की दूसरी ट्राइंगल के कॉन्ग्रेंट लाओगे। जब वो कॉन्ग्रेंट आ जाएंगी तो उसके बाद बेटे आपने क्या करना है कि आपने उन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रेंट डिक्लेयर कर देना है। जब दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट हो जाएंगी तो ये अंडरस्टूड है कि जो फिर उनकी टू प्रूफ वाली इस ट्राइंगल का जो साइड है वो दूसरे ट्राइंगल की कॉरस्पॉन्डिंग साइड के इक्वल होगा। तो हमारा फर्स्ट टारगेट ये होता है कि हम दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रेंट डिक्लेयर करें। तो उसके लिए हमने इन दोनों में कॉरस्पॉन्डेंस चेक करनी है। कॉरस्पॉन्डेंस के लिए अब जो 3 पॉइंट्स इकट्ठे करने हैं हमने, उसमें से सबसे पहला पॉइंट ये है कि इस ट्राइंगल का ये जो ओपी वाली साइड है दूसरी ट्राइंगल की भी साइड वही है। जब ये सेम है तो इसकी सेम लेंथ होगी और सेम जो है वो इसकी शेप होगी, तो उनको फिर हम सेम साइज़ और सेम शेप जो होती है उसको हम कॉन्ग्रेंट का साइन इनके दरमियान लगाते हैं। तो ओपी कॉन्ग्रेंट हो जाएगा ओपी के, इनके ऊपर लाइन सेगमेंट के साइन है और इसकी रीज़न क्या दोगे कि ये कॉमन है दोनों ट्राइंगल्स में। नेक्स्ट बेटे हमारे पास जो है वो जब हमने कंस्ट्रक्शन की थी तो हमने यहाँ पे 90 का एंगल बनाया था। यहाँ ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था, पी क्यू परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था ओ बी पे, इसका मतलब है यहाँ पे 90 का एंगल बन रहा है। और यहाँ पे हमने जो है वो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था पी आर परपेंडिकुलर था रे ओ ए पे, ये भी हमने कंस्ट्रक्शन में मेंशन किया था। तो दोनों परपेंडिकुलर हैं, तो बेटे दोनों परपेंडिकुलर हैं, इसका मतलब है दोनों जगह पे 90 का एंगल बन रहा है। तो जब दोनों जगह पे 90 का एंगल है तो इसका मतलब है कि ये वाला एंगल इस ट्राइंगल का है, ये कॉन्ग्रेंट होगा इस एंगल के। तो बेटे जब इस एंगल को आपने शो करवाना है तो
आर तो डेफिनेटली सेंटर में ही रहेगा, लेकिन उसके दोनों आर्म्स के या दोनों जो उसके पॉइंट्स होते हैं उसके साथ मैच करने वाले उनके भी नेम लिखते हो। तो इसको आप लिख सकते हो PRO। और इस वाले को जब आपने लिखना है तो एंगल क्यू की बात कर रहे हैं, जिस एंगल की बात हो रही होती है उसको सेंटर में लिखना है और साइड पे उसके दोनों जो उसके साथ मिल रहे हैं पॉइंट्स या लाइन सेगमेंट्स उनके जो है वो एंड पॉइंट्स के नेम लिखते हो आप PQO। तो फिर सेकंड पॉइंट हमारा आ जाता है एंगल PQO सॉरी क्योंकि हम एंगल Q और R की बात करें तो Q सेंटर में आएगा, एंगल PQO कॉन्ग्रेंट आएगा एंगल PRO के। जहाँ पे बेटे आप Q और R एंगल को सेंटर में रखोगे वहाँ पे, चूँकि ये बात आपको कहाँ से पता है कि यहाँ पे दोनों 90 के एंगल बन रहे हैं कंस्ट्रक्शन से, तो इसके सामने आप जो है वो रीज़न दोगे कंस्ट्रक्शन की। नेक्स्ट हमने गिवन में ये कहा था कि एक एंगल था हमारे पास एंगल AOB और रे OM ने जो है वो उसकी बाइसेक्शनिंग कर दी, उसके दो पार्ट्स कर दिए। इसका मतलब ये हुआ कि एंगल ये जो हमारे पास O है, जो इसका नीचे वाला पार्ट बना वो ऊपर वाले पार्ट के इक्वल है। ये बात हम गिवन में कह रहे हैं, तो नीचे वाले पार्ट का नाम कैसे हम रखेंगे, चूँकि बात हम कर रहे हैं अब एंगल O की, तो अब एंगल O सेंटर में आएगा POQ। ये एक एंगल हो गया, और जब ऊपर वाली तरफ की ट्राइंगल की बात करेंगे तो वो बनेगा POR, यानी अब O एंगल सेंटर में रहेगा दोनों मरतबा। तो ये बेटे हो जाएगा एंगल POQ एंड कॉन्ग्रेंट है एंगल POR के। जब एंगल O दोनों दफ़ा सेंटर में आएगा तो ये बात हमें गिवन से पता चली थी, तो इसके सामने आप जो है वो रीज़न पेश करोगे कि ये गिवन है। ओके बेटे, एक साइड और दो एंगल्स हमने यहाँ पे साबित किए हैं, तो तीन चीज़ें कंप्लीट हो गई। अब आपने यही वाली स्टेटमेंट जो आपकी शुरू वाली थी उसको यहाँ पे दोबारा से लिखेंगे। आपने इसको इसी स्टेटमेंट को बेटे यहाँ पे दोबारा से लिखा है ये वाली लाइन में, और लेकिन अब इसके दरमियान कॉरस्पॉन्डेंस का साइन नहीं लगाया, अब आपने इसके दरमियान कॉन्ग्रेंट का साइन लगा दिया है। जब कॉन्ग्रेंट का साइन लगा दिया तो इसके सामने आपने रीज़न क्या देनी है, साइड एंगल एंगल कॉन्ग्रेंट है साइड एंगल एंगल के पहली ट्राइंगल की एक साइड और दो एंगल्स दूसरी ट्राइंगल की एक साइड और दो एंगल्स के कॉन्ग्रेंट हैं। मैंने आपसे कहा था कि जब हम डिक्लेयर कर देंगे कि ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट हैं तो उसके बाद इनकी साइड जो होती हैं अपनी कॉरस्पॉन्डिंग साइड के इक्वल होगी। तो अब ये अंडरस्टूड है कि साइड PQ जो है वो हमारे पास लाइन सेगमेंट PQ वो कॉन्ग्रेंट होगा PR के। उसकी रीज़न क्या दोगे कि ये कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं किसकी, कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स की। तो अब हमारे पास ये बात साबित हो चुकी है कि अगर कोई पॉइंट किसी एंगल के बाइसेक्टर पे होता है तो वो उसके दोनों आर्म से एक जितने फासले पर होता है, इक्वी डिस्टेंट होता है। बेटे इसके साथ ही मैंने सेकंड थ्योरम जो नेक्स्ट इसका कन्वर्स थ्योरम है वो भी सिलेक्ट किया है। उस थ्योरम में भी पॉइंट्स यही कुछ है, एंगल की ही बाइसेक्टर की बात होगी, लेकिन इसमें जो पिछले थ्योरम में आपके पास टू प्रूव था वो इसका गिवन बन जाएगा, और जो पिछले का गिवन था वो इसका टू प्रूव बन जाएगा। पढ़ते हैं इस थ्योरम को कि इस थ्योरम में क्या मेंशन है। सबसे पहली बात है बेटे इसमें एनी पॉइंट, कोई एक नुक्ता है वो कहाँ पे वाक़या है, इनसाइड एन एंगल, एंगल के अंदर वाक़या। अब हमें नहीं पता कि वो उसके बाइसेक्टर पे है या नहीं, सिर्फ एंगल के अंदर वाक़या है और वो ऐसी जगह पे मौजूद है कि उसका दोनों तरफ से डिस्टेंस एक जैसा आता है, यानी कि जो लास्ट थ्योरम में हमने प्रूव किया था अब ये हमारे पास गिवन है। इसके बाद वाली स्टेटमेंट को हम बाद में पढ़ेंगे। ये सबसे पहले की तरह आपने एक एंगल ड्रॉ करना है, एक रे ड्रॉ की OA, दूसरी रे ड्रॉ की बेटे OB, और यहाँ पे आपने एक पॉइंट लगाया और वो पॉइंट इस तरह से लगाया कि P का जितना डिस्टेंस यहाँ तक रे OB तक बनता है उसको जो है वो आपने एक परपेंडिकुलर के जरिए से शो करवाया Q, और दूसरा यहाँ पे PR परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है रे OA पे, ये दिखाने के लिए कि P का उतना ही डिस्टेंस इस वाले आर्म यानी OA रे से है। गिवन में अब हम क्या लिखेंगे, एनी पॉइंट P, कोई एक नुक्ता, लाइज इनसाइड जो अंदर मौजूद है किसके, एंगल AOB के। जब हम इस एंगल O की बात कर रहे हैं तो बेटे O सेंटर में आएगा और A एंड B साइड पे, और वो इस तरह से उसके अंदर मौजूद है कि P का डिस्टेंस Q से और P का डिस्टेंस R से वो एक जितने हैं। PQ लाइन सेगमेंट कॉन्ग्रेंट है PR के। और उसके बाद बेटे नेक्स्ट बात हमें पता है कि हमने PQ जो लाइन सेगमेंट है वो किस पे परपेंडिकुलर है, रे OB पे। यहाँ पे बेटे रे का साइन आएगा, और
पी आर जो है वो परपेंडिकुलर है ओ ए के, तो यहाँ तक हमारा गिवन कंप्लीट हो जाता है। अब नेक्स्ट जो बात हम लोगों ने पढ़नी है वो है बेटे इज़ ऑन द बाइसेक्टर ऑफ इट। जब हम ये कह रहे हैं कि ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पे मौजूद ये दोनों आर्म से एक जितने फासले पर है, तो फिर साबित हमने ये करना है कि ये पॉइंट इस एंगल ओ के बाइसेक्टर पे है। एंगल के बाइसेक्टर को हम कैसे साबित करते हैं बेटे, अगर यहाँ पे हम कंस्ट्रक्शन के ज़रिए से इस P को O तक ज्वाइन करते हैं तो एंगल की बाइसेक्शनिंग को हम ऐसे साबित कर सकते हैं कि अगर ये नीचे वाला जो एंगल O है जितना भी पार्ट बन रहा है अगर ऊपर वाले एंगल O के इक्वल हो जाता है तो फिर जाहिर सी बात है कि ये वाली जो रे है, ये जो डॉटेड लाइन है, ये उसकी बाइसेक्टर है। और जब बाइसेक्टर है तो इसका मतलब है कि वो इसके दो एक जैसे पार्ट्स हुए हुए हैं। तो टू प्रूव हमारे पास है कि पॉइंट P के जो पॉइंट P है वो बाइसेक्टर पे है। किसके बाइसेक्टर पे? एंगल AOB के। और आपने कंस्ट्रक्शन में क्या करना है? P को ज्वाइन करना है O से। अब बेटे दो ट्राइंगल्स हमारे पास बन चुकी थी इस डायग्राम में, तो अब हमने ये साबित करना है कि ये वाला एंगल O इस वाले एंगल O के इक्वल है। इस वाले एंगल O का पहले मैं आपको नेम बता देती हूँ, POQ, और ऊपर वाले एंगल O का नेम बनेगा POR। ये क्यों हमने दोनों के अलग-अलग नाम लिखे हैं? क्योंकि हम ये साबित करना चाह रहे हैं कि ये P जो है इसके राइट बाइसेक्टर के ऊपर है, बाइसेक्टर के ऊपर है। एंगल के लिए राइट का वर्ड नहीं यूज़ करना। तो बाइसेक्टर के ऊपर है तो इसका मतलब है कि यहाँ पे ये जो नीचे वाला पार्ट है ऊपर वाले पार्ट के ऊपर वाले एंगल के इक्वल होगा। देखते हैं बेटे, सबसे पहले हमारे पास ट्राइंगल है, ट्राइंगल POQ। उसमें कॉरस्पॉन्डेंस चेक करनी है हमने किसके साथ? ट्राइंगल POR के साथ। तो सबसे पहली चीज़ जो हमें पता है वो ये है कि यहाँ पे ये जो Q है ये भी 90 डिग्री का है और ये R जो है ये भी 90 डिग्री का है। और बेटे इस Q एंगल का जब नाम लेना है तो आपने इसको Q को सेंटर में रखना है और P और O उसके साइड पे आएगा। तो इसका नाम आ जाएगा एंगल PQO और इसका आ जाएगा एंगल PRO। और ये बात हमें कहाँ से पता है? ये हमें गिवन में पता है, क्योंकि हमने गिवन में लिख दिया था कि हम यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं। दूसरी बात वही वाली है जो हम लोगों ने लास्ट थ्योरम में भी की थी कि ये OP जो है इस ट्राइंगल का भी हिस्सा है, OP उस ट्राइंगल का भी हिस्सा है। जब बेटे OP दोनों ट्राइंगल्स में शामिल है तो ये दोनों साइड्स एक जैसी होंगी। इसको आप लिखोगे कॉमन है तो ये सेम है या कॉन्ग्रुएंट साइड्स है। उसके बाद बेटे हमें पता था कि P का जितना डिस्टेंस रे OA से है उतना ही डिस्टेंस रे OB से है। इस वाले थ्योरम में ये गिवन था, तो आप यहाँ पे लिखोगे PQ कॉन्ग्रुएंट आ रहा है PR के। चूँकि बेटे इसमें आपने जो है एक एंगल और दो साइड्स ये वाली इनको पहली ट्राइंगल के एक एंगल और दो साइड्स को दूसरी ट्राइंगल के एक एंगल और दो साइड्स के कॉन्ग्रुएंट कह दिया है। तीन चीज़ें साबित हो गई हैं। तो अब ये बात जो है वो क्लियर है कि पहली ट्राइंगल दूसरी ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट हैं। अच्छा, आप इसको बेटे यहाँ पे जो है वो SAS पोस्टुलेट भी लिख सकते हो। यहाँ पे HS पोस्टुलेट क्यों लिखा हुआ उसकी रीज़न मैं बताती हूँ। ये आपने बेटे इसके सामने लिखना है ट्राइंगल P, यही वाली लाइन दोबारा लिखेंगे, लेकिन अब कॉरस्पॉन्डेंस के साइन की बजाय यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट का साइन आ जाएगा। HS का मतलब क्या होता है? HS का मतलब होता है हाइपोटेनस। चूँकि यहाँ पे एक एंगल 90 का बन रहा है, 90 का एंगल बन रहा हो तो बेटे वो राइट एंगल ट्राइंगल होती है। राइट एंगल के सामने जो आपके पास साइड होती है उसे आप हाइपोटेनस कहते हो। तो हमारे पास HS पोस्टुलेट है कि उसमें फिर हमें तीन चीज़ों को साबित करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर एक हाइपोटेनस और एक साइड, ये एक हाइपोटेनस और ये वाली एक साइड इस ट्राइंगल के इस हाइपोटेनस और इस साइड के कॉन्ग्रुएंट हो चुकी है, तो बेटे इसको आप लोग HS पोस्टुलेट का नेम भी दे सकते हो। जब दोनों ट्राइंगल्स एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हो गई हैं तो मैंने आपको स्टार्ट पे बताया था कि फिर ये वाला एंगल, ये जो नीचे वाला इस ट्राइंगल का एंगल O है ऊपर वाले के इक्वल होगा। तो इसको नाम देंगे बेटे हम POQ, क्योंकि अब हम एंगल O की बात कर रहे हैं। और ऊपर वाले को अगर मेंशन करना होगा तो हम कहेंगे एंगल POR। तो यहाँ पे लिखा है हमने एंगल POQ कॉन्ग्रुएंट है एंगल POR के। इसके सामने आप क्या रीज़न दोगे कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं किसके? कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स के। और लास्ट पे आपने वो ज़रूर मेंशन करना है जो आपको टू प्रूफ जो है वो दिया होता है कि P इज़ ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एंगल AOB के पॉइंट P जो है वो एंगल AOB के राइट बाइसेक्टर के ऊपर है। बाइसेक्टर के ऊपर है तो इसका मतलब
उसके दो एक जैसे पार्ट्स या दो एक जैसे हिस्से हो चुके हैं। तो ये आपने बेटे जो आज मैंने आपको दोनों थ्योरम दिए हैं, आपने उसकी जो है वो अपनी नीट नोटबुक जो आपने समर वेकेशन होमवर्क के लिए बनाई हुई है उस पर भी लिखने हैं, और इनको याद करके रफ पे आप लोगों ने अपनी प्रैक्टिस के लिए भी ज़रूर लिखने हैं, और फिर बुक से मैच करके उसमें अपनी गलतियाँ ढूंढ के उसको सही करना है। आपको ये जो थ्योरम है बुक के पेज नंबर 213 एंड 214 पे मिल जाएंगे। ये दोनों थ्योरम बेटे एग्जैक्टली जो है वो एक दूसरे के कन्वर्स थे, इसलिए मैंने आपको ये दोनों थ्योरम एक दिन करवाए हैं। समरी का सेकंड लास्ट जो है वो आपके पास पॉइंट है बाइसेक्शन ऑफ एंगल। एक आपने डेफिनेशन याद करनी है और दो आपने थ्योरम याद करके लिखने हैं अपनी रफ नोटबुक पे भी और नीट नोटबुक पे भी। ये आपका आज का होमवर्क है। नेक्स्ट बेटे आज के लेक्चर के हवाले से आपकी क्यूरीज को डिस्कस कर लेते हैं कि जब आप परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हो, चाहे थ्योरम नंबर 4 में चाहे थ्योरम नंबर 5 में, तो हर हाल में वहाँ पे एंगल 90 का बनना चाहिए। जब आप एक रे का दूसरी रे के लाइन सेगमेंट के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो, अगर वो 90 का एंगल नहीं होता या वो ऐसे तिरछी लाइन होती है कि वो 80 का या 70 का एंगल बन रहा है, तो आपकी डायग्राम गलत हो जाएगी। और डायग्राम गलत होने का मतलब बेटे आपको पता है कि आपका फिर थ्योरम चेक नहीं होता पेपर में, और फिर जब चेक नहीं होता तो इसके अकॉर्डिंग फिर आपको कोई मार्क्स भी नहीं मिलते। दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट बात इसमें ये है कि जब आप किसी एक एंगल को जो है वो देख रहे हैं, किसी एक एंगल को आपने मेंशन करना है अपनी स्टेटमेंट के अंदर, रीजंस के अंदर, या फिर कहीं भी गिवन में थ्योरम के अंदर किसी भी हेडिंग में, तो बेटे आपने वहाँ पे अगर एंगल जो है वो फॉर एग्जांपल आप एंगल ओ की बात कर रहे हो, तो आपने उस एंगल को सेंटर में लिखना है, और उसके जो साइड पे दोनों दूसरे उसको बनाने वाली रेस हैं उनके नेम आपने उसके दोनों साइड्स पे मेंशन करने हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपने एंगल पी की बात करनी हो तो यहाँ पे पी सेंटर में जाता और जो दूसरे वाले हैं वो इसके साइड्स पे आते। तो उसको पूरे को एंगल को शो करवाने के लिए, क्योंकि एंगल जो है दो रेस के से बनता है जिनका कॉमन एंड पॉइंट होता है, तो एक तो उस कॉमन एंड पॉइंट का नेम लिखना है, एक साइड पे वो जो उन दोनों रेस के नेम आपने मेंशन किए हैं वो भी आप लोगों ने लिखने हैं। स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ कि आप आज का काम जो है वो थ्योरम का रिटर्न और प्रैक्टिस करेंगे इसकी याद करने के बाद, और अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। थैंक यू स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।